हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से अगर लिखा हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मॉरिशस के अतिरिक्त फिजी, सूरीनाम, त्रिनाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उलाहना। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ए लालसा। अगर ऑप्शन में चाव दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, या फिर उत्सुकता भी दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, उहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असमंजस। उहापोह के भी और भी पर्यायवाची हैं, उन्हें भी देख लीजिए। असमंजस, दुविधा, द्वंद्व, कलह, उत्पाद, अनिश्चय, बखेड़ा, मिथुन, रहस्य, संघर्ष, उधेड़बुन, उलझन, चिंता, दुविधा, हटाना, अपोह। ये जो सारे पर्यायवाची हैं ये उहापोह के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे। यानी जो शीघ्र खुश हो जाए उसे आप क्या कहेंगे। उसको हम बोलेंगे आशुतोष। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम क्या कहेंगे। अजानुबाहु कहेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग का शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सॉरी, इसमें आप लोग देख सकते हैं अप निकल रहा है, अप, तो अप हो जाएगा आप लोगों का उपसर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उल्लंघन। उल्लंघन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। जब आप इसे तोड़ते हैं तो यही होगा ना, उत धन लंघन। तो जाहिर सी बात है उत हो जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया था, जब तक आप तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप ना तो संधि विच्छेद कर पाएंगे और ना ही उपसर्ग ना प्रत्यय। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तोड़ना सीखिए। तोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेगा, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, जब आप उन्मेष को तोड़ेंगे तो उद धन मेष होगा ना, उद धन मेष। तो जाहिर सी बात है वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद। इसमें उद दिया जा रहा है ना, उद। कौन सही सुमेलित है बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सही सुमेलित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुरुक्ति विरक्ति। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपमा जो है गाइस ये शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार के बारे में जान लीजिए, शब्दालंकार होता क्या है। देखिए गाइस, शब्दालंकार जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द धन अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। दूसरी बात, शब्दालंकार के 6 निम्नलिखित हैं। कौन कौन से होते हैं।
यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विस्पा अलंकार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वक्रोक्ति। अब आप लोग अर्थालंकार के बारे में जान लीजिए। अर्थालंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। जब किसी वाक्य में किसी भाषा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे कि सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। अगर मैं अर्थालंकार के भेद की बात करूं तो अर्थालंकार के जो भेद हैं वो हैं उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भृतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विषयोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अर्थालंकार के कुल 8 भेद होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक भिन्न है? इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एक भिन्न है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृष्टांत। दृष्टांत जो है ये भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित, बैरवे, शबैया, मालिनी। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो देखिए बैरवे जो है गाइस ये मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? कुंडलिया, उलाला, मंदाक्रांता, गीतिका। निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंदाक्रांता। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग वार्णिक छंद के बारे में जान लीजिए। वार्णिक छंद क्या होता है, वार्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में वर्णों की संख्या, गण विधान, क्रम तथा लघु स्वर के आधार पर पद रचना होती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। दूसरे शब्दों में केवल वर्णों की गणना के आधार पर रचा हुआ छंद वार्णिक छंद कहलाता है। या जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें हम वार्णिक छंद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वार्णिक छंद के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। वार्णिक छंद जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वार्णिक छंद, दूसरा दंडक वार्णिक छंद। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? चूज कीजिए आंसर और बताइए क्या आंसर होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। सभी रसों के स्थायी भाव देख लीजिए आप लोग। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य का स्थायी भाव हास होता है। वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। शांत का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद, या इसको बोलते हैं निर्वृत्ति। ये जो मैंने आपको स्थायी भाव बताए हैं ये मान लीजिए आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस, रौद्र रस। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या, प्रसाद सिंह उपाध्याय अरिहोत, सच्चिदानंद हीरानंद, वाशियान अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय अरिहोत। सो अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत जो है गाइस ये सूरदास की रचना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए सूरदास के बारे में। देखिएगा सूरदास जी द्वारा जो लिखित 3 ग्रंथ हैं, जो प्रसिद्ध 3 ग्रंथ हैं उनके बारे में जान लीजिए। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ये 3 जो ग्रंथ हैं इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यह हो सकता है कि यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन सूरदास से पूछ लिया जाए। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, सॉरी, अष्टछाप का जहाज किन्हें कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है?
कवितावली, सूर साहित्य, सूर सागर, प्रेम वर्तिका। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें से जो सूर सागर है वो सूरदास की ही रचना है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरदास की, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस कि परमाल रासों की रचना किसने की? जयदेव, जगनिक, चंद्रप्रदाई, नरपति, नाला। परमाल रासों की रचना किसने की? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जगनिक। परमाल रासों के बारे में जान लीजिए। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीरगाथात्मक रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल आधा खंड उपलब्ध है जो वीरगाथात्मक लोक गाथा के रूप में उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय रहा है। इसके रचयिता जगनिक हैं। ये जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं उन सभी फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राम भक्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिगंबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय, अव्ययभाव, कर्मधारय। दिगंबर में कौन सा समास है? तो सही जवाब हो जाएगा दिगंबर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दिगंबर के समास विग्रह की अगर बात करूं तो इसका जो समास विग्रह होता है, दिशाएं हैं अंबर वस्त्र जिसकी शिव, इसको बोलेंगे शिव। दिशाएं हैं अंबर वस्त्र, ये अर्थात शिव। तो यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो कहने का मतलब कि जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? सुर, सरिता, मंदाकिनी, कालिंदी, देवापगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालिंदी जो है गाइस ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा के पर्यायवाची जान लीजिए कौन कौन से होते हैं? मंदाकिनी, भागीरथी, सुर, सरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपंगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमरतरंगी, नदीश्वरी, तिप्थगा। तो ये जो पर्यायवाची हैं ये आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कोकनद, जलजात, तामरस, नलिन, पाथोज, पुष्कर, राजीव, वनज, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज आदि। ये शब्द जो हैं आपके कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र प्रभाकर किसकी रचना है? चंद्र प्रभाकर जो है ये किसकी रचना? तो चंद्र प्रभाकर जो है ये मतीराम की रचना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चंद नहीं होगा, ये छंद होगा। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? सॉरी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जगन्नाथ प्रसाद भानु की पहली पुस्तक चंद्र प्रभाकर थी। वे काव्य और गद्य के प्रसिद्ध हिंदी विद्वान थे। चांद प्रभाकर उनकी पहली किताब थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चांद प्रभाकर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ये यहाँ पर अगर हम बात करें छंद प्रभाकर, वैसे ये छंद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे चांद होना चाहिए। जो मैं बोल रहा था पहले चांद प्रभाकर, तो यहाँ पे चांद प्रभाकर ही होना चाहिए, लेकिन इसमें छंद दिया है ना। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? छंद प्रभाकर होगा, ये मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। तो छंद प्रभाकर जो है ये किसकी रचना है? तो ये जो है गाइज ये जो रचना है जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इसे छंद भी बोल सकते हैं और चंद भी बोल सकते हैं, दोनों ही शब्द बोल सकते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि चंद प्रभाकर किसकी रचना है, जगन्नाथ प्रसाद भानु हो जाएगा। छंद प्रभाकर पूछ लिया जाए तो भी आप जगन्नाथ प्रसाद भानु पर टिक करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? हिमांशु, राकापति, मृगांक, तुरंग। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुरंग। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे ये भी जान लीजिए आप लोग। तो देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं
शशि, रजनीश, राकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक, इंदु, सुधांशु, सोम। ये शब्द जो हैं ये पर्यायवाची जो हैं आपके चंद्रमा के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइएगा क्या आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हितैषी। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना, अधिक लाभ होना। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? यानी अपनी बुराई नहीं दिखना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ख धनवान किस लोककृति को चरितार्थ करता है? तो मूर्ख धनवान जो है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोककृति को चितार्थ करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक काम आपको करना है, जो भी मुहावरे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मुहावरे से ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में हर हाल में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में मुहावरा आपके है। देखिए, लोककृति को हम मुहावरा भी कह सकते हैं और लोककृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में लोककृति भी हो सकता है और मुहावरा भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मुहावरा और लोककृति बात एक ही होती है। अगला क्वेश्चन, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोककृति का अर्थ है? अपनी ढपली, अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खग की ही भाषा, अकल बड़ी या भैंस। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपनी ढपली अपना राग। अगला क्वेश्चन देखेगा 83, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण यानी सोना, ये सुमेलित नहीं होगा। 84 से 85 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यह है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप हो जाता है अपना काम स्वयं करो। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे नाक में दम हो गई है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हमारे नाक में दम हो गई है, यानी कि हमारी नाक में दम हो गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2 टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ होगा? स्पष्ट करना, झगड़ा करना, टुकड़े करना, कविता लिखना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पष्ट करना। अगर ऑप्शन में किसी बात को स्पष्ट रूप से कह देना, अगर ये दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 87 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिमाण। अगला क्वेश्चन, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको हम बोलते हैं औचित्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्राकृतिक शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? यानी कि विलोम शब्द, प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द बात एक ही होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन शब्द एक ही होता है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम होता है। अब देखिए, इसमें विपरीत अर्थक शब्द लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द, इनको एक ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोती जो है आपका, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब आप लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कि छात्र छात्रा, वृद्धा वृद्धा, पूज्य पूज्या आदि। ठीक है, पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, पुल्लिंग की परिभाषा होती है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि पिता, भाई, पेड़, बैल। स्त्रीलिंग की बात करूं तो जिन शब्दों में स्त्री का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि माता, बहन, यमुना। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधार समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। घनश्याम में हो जाएगा कर्मधार समास, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग घनश्याम का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? घन के समान काला, घन के समान काला, तो यहां पर हो जाएगा आपका कर्मधार समास। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भो धन अन। अब देखिए, भो तो आपको दिख रहा होगा, भो, इसको मान लिया जाएगा ओ, देखिए ना, ओ की मात्रा चढ़ी है तो ओ मान लिया जाएगा। अन में इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, ठीक है, तो ओ प्लस छोटा हो जाता है अब, तो यहां हो जाएगी अयादि संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नंदिनी, दुहिता, तनुजा, दारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दारा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। कन्या, अगजा, छोकरी, छोरी, बेटी, तनुजा, दुहिता, धी, धिया, नंदना, नंदिनी, साहबजादी, कुमारी, सुता, तनया, लड़की, नंदिनी, दुहिता। ये जो है पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द पुत्री के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणित ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर ली जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा। इनमें से किस पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्नौजी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, जो ब्रजभाषा होती है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं आती है, क्योंकि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के बोली के अंतर्गत आती है। शेष तीन भाषाएं अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, अवध प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्रों के आसपास बोली जाने वाली हिंदी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्यय। अगला क्वेश्चन देखेगा, धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धरती हो जाएगा। अब आप लोग तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में जान लीजिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द की। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द की अगर हम बात करें, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? शिक्षक, सोना, अच्छा, किताब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा। संज्ञा शब्द की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु ये जाति है, सुंदरता ये गुण है, व्यथा ये भाव है, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है, मारना क्रिया है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 99 क्वेश्चन देखेगा, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शीतलतम, ऑप्शन डी। छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंतक। छोटा ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंठ से क्या बोला जाता है? कंठ से का, खा, गा, घा, टा। ठीक, तालु से क्या बोला जाता है? चा, छा, जा, झा, या। मूर्धा से क्या बोला जाता है? टा, ठा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली, रा से रथ, ठीक है। दंत से क्या बोला जाता है? ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ओष्ठ की बात करूं तो ओष्ठ क्या बोला जाता है? पा, फा, बा, भा, मा,
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।